नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी राजनेता के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, सत्ता और संसाधन। ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जनता ने खुद से जो सत्ता की जमीन है वो ऑलरेडी खींच ली है, और जिस तरीके से टीएमसी के लोगों को पब्लिक सड़क पर पीट रही है, वो इस बात की बानगी है कि जल्दी ही वो सत्ता वापस तो कम से कम नहीं आने वाली। उसके बाद बचता है संसाधन। पिछले 15-17 साल की जो सत्ता में रहते हुए अकूत संसाधन जिस तरीके से इकट्ठे किए गए ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों के द्वारा, भतीजे के द्वारा, अब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर आरबीआई का हंटर चल रहा है। हर संस्थान अब इस जुगत में है कि किस तरीके से जो संसाधन जुटाए गए हैं, और एलिजिडली ऐसा कहा जा रहा है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा था। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए जो फंड आ रहा था, या जो जमात को जो फंड जा रहा था, वो इन्हीं संसाधनों में से जा रहा था। इस विषय में चर्चा करेंगे, क्या हंटर चला है और क्या हो रहा है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा कि मैं अपनी नस काट लूंगी, उस विषय में भी चर्चा होगी। और चर्चा होगी उस लेटर की जो काकोली घोष दस्तीदार ने लिखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जिसका कनेक्शन कभी सिमी से रहा है और जमात से रहा है, और किस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा हो, उसके क्या कनेक्शन है टीएमसी से और ममता बनर्जी पे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात, छोटी सी घटना है, उससे बात कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा एक इंटरव्यू दे रही थी, साकेत नाम के पत्रकार है, उनको पलकी है ना, पलकी शर्मा, उनके पति हैं, चैनल चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ अच्छा मैनेज किए हुए हैं, एक प्रो बीजेपी एक एंटी बीजेपी, मतलब घर में ही सब कुछ बैलेंस करके चलें, सरकार किसी के आए मजा रहेगा। तो उसको इंटरव्यू दे रही थी महुआ मोइत्रा ने कहा कि भैया ऐसा है, अगर मुझे परसों तक पूछा जाता कि क्या शयानी घोष पार्टी छोड़कर जाएगी, तो मैं ये गारंटी दे देती कि ये छोड़कर नहीं जाएगी, अगर गई तो मैं अपनी नस काट लूंगी। मुझे इतना विश्वास था शयानी घोष के ऊपर, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चली गई। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखा गया, खुद ममता बनर्जी ने रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया महिला जो विंग है टीएमसी की, उसका, जिसके लिए महुआ मोइत्रा जैसी नेता ये कह रही हैं कि वो नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी इस हद तक लेती हूं कि अगर चली गई तो मैं अपनी नस काट लूंगी। तो ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर डिसकंटेंट किस हद तक है कि ऐसा व्यक्ति भी छोड़कर जा रहा है जिसके लिए लोग नस काटने को तैयार है। एक इंटरव्यू में कीर्ति आजाद का देख रहा था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, मैं शयानी घोष को बहुत समझाया कि मत जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा है, हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। इसका मतलब शयानी घोष बहुत अंदर तक टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ जुड़ी हुई थी। ज्यादा मैं एलेबोरेट नहीं करूंगा। अगर वो छोड़कर जा रही है तो ये समझ सकते हैं कि आज पार्टी किस स्थिति में है। खैर, अभी 19 लोगों का नाम चल रहा था कि जिनका सिग्नेचर वायरल हो रहा था कि भैया ये पार्टी छोड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 लोग उसमें वापस हो गए हैं। अभी 17 की संख्या बताई जा रही है। अभी वो टगवार होती है ना, रस्साकसी जो होती है, अभी वो चल रही है, कभी इधर संख्या हो जाती है कभी इधर, अभी फाइनल नहीं है। खैर, जो भी होगा वो तो बताएंगे ही। लेकिन अब बात संसाधनों की। जी हां, वो संसाधन जो टीएमसी ने पिछले लगभग 15 साल की प्रत्यक्ष सत्ता से कमाए हैं, और उससे पहले ममता बनर्जी अलग अलग जगह मंत्री भी रही हैं, पार्टी चलाई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत पैसा कमाया गया होगा। अब बहुत लोग ये पूछते थे कि भैया जो इतना पैसा टीएमसी कमा रही है, जा कहां रहा है। अब भैया पश्चिम बंगाल में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी नहीं है कि वहां इन्वेस्ट किया जा रहा हो। मान लीजिए गुजरात का नेता कमाएगा तो वहां की इंडस्ट्री में करेगा, यूपी का कमाएगा तो वहां कर रहा है, महाराष्ट्र का कमाएगा, तमिल कमाएगा, तो वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ताकि उसका पैसा बढ़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो वो नहीं है। महुआ मोइत्रा खुद कह चुकी हैं इस बात को कि भैया पश्चिम बंगाल कभी इंडस्ट्रियल नहीं रहा। वो अलग बात है, कभी पश्चिम बंगाल देश का सबसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य हुआ करता था। तो ये पैसा जा कहां रहा था? ये पैसा जा रहा था ब्याज पर। जी हां, आरबीआई ने जून के महीने में पूरे देश के अंदर लगभग 135 एनबीएफसी कंपनीज का लाइसेंस रद्द किया है। एनबीएफसी कंपनी क्या होती है? जैसे बैंक होता है, वो आपको सारी सुविधा देता है कि वो अपने पास पैसा भी रखेगा, उस पर आपको ब्याज देगा, आपको लोन चाहिए तो वो भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, म्यूचुअल फंड के लिए चाहिए, जो भी आपको एक फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है वो सब कुछ बैंक देता है। लेकिन बैंक का दायरा बहुत बड़ा होता है।
बहुत लोग ऐसे हैं कि वो बैंक तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए छोटा सा अरेंजमेंट किया गया है एक तरीके से, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो सारे काम बैंक वाले करती हैं, बस वो डिपॉजिट नहीं लेती हैं। और छोटी छोटी जगह पे जहां बैंक नहीं पहुंच पाते वो वहां ये एनबीएफसी काम करती हैं। जैसे मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक बनाया था बांग्लादेश के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना था, बाद में जाकर बनाया भी इसीलिए गया था। तो वो पहले एनबीएफसी था, बाद में वो बैंक बन गया था। तो ऐसी ही 135 एनबीएफसी के लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किए हैं, जिसमें से 125 कंपनियां मात्र पश्चिम बंगाल के अंदर थी। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी थी जो रजिस्टर्ड ही नहीं थी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो रजिस्टर्ड थी लेकिन जिसलिए काम कहा गया वो नहीं कर रही थी। और बहुत कंपनियों ने तो अपने लाइसेंस खुद से ही एक तरीके से सरेंडर कर दिए कि नहीं भैया अब हम नहीं चलाएंगे, अब हम हो गया है, हमने किसी में मर्ज कर लिया है या हमारा धंधा बंद हो गया है, अब हम कुछ और करना चाहते हैं, अब हम भैया रेडी पटरी पे जुराब मोजे और चलेंगे, लेकिन हम एनबीएफसी नहीं चलाएंगे। लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया है मुझे उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और मई के अंदर भी लगभग 150 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे, जिसमें से भी 75 पश्चिम बंगाल से थी। मतलब इतनी सारी कंपनियां डी रजिस्टर हो या उनमें विसंगतियां पाई जा रही हैं, और सारी पश्चिम बंगाल से। और हो क्या रहा था, जो कटमनी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग इकट्ठा करते थे, वो सारा का सारा पैसा इन एनबीएफसीओ में डाला जाता था, और इन एनबीएफसी के माध्यम से, इन कंपनीज के माध्यम से वही पैसा जनता से लूटा, और वही पैसा उठाकर जनता को ब्याज पर दे दिया, और मोटे ब्याज पर दे दिया। बैंक जनरली आपको 10, 12, 13%, अगर पर्सनल लोन है तो 15-16% तक देता है। ये वो कंपनीज होती हैं जिनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि वो कोलेटरल उस तरीके से नहीं रखती, छोटी छोटी चीजें देती हैं, 10,000, 20,000, 5,000, 50,000 इस तरह का वो लोन देती है, सिक्योरिटी नहीं रखती, तो उनके इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। तो भैया पैसा कमा लिया, उसे कहीं तो लगाएंगे ना, घर में रखा रखा तो कभी ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए। तो इन एनबीएफसी के माध्यम से वो पैसा पब्लिक से लूटा और पब्लिक को ही लगाया। और पब्लिक से कैसे लूटा? अभी शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि लगभग सेंटर की स्कीम्स का 25,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल में उसका ऑडिट होना है, वो गायब है। तो कहां गया है वो? कहीं सोने में, कहीं हथियार खरीदे होंगे, कुछ जमीन खरीदी होंगी, लेकिन एक लेवल के बाद इतना पैसा कहां खपाया जा सकता है? तो वो चिट फंड पश्चिम बंगाल और इस इलाके में आप देखेंगे तो चिट फंड बहुत मशहूर है, उसमें लगाया जाता है, इन तरह की एनबीएफसीज में पैसा लगाया जाता है। उसके अलावा कहां से आता है पैसा? कटमनी। आप जितनी भी सेंट्रल की स्कीम्स है, मान लीजिए आपको घर बनवाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको 2.5 लाख का अनुदान आया है कि भैया आप घर अपना पक्का बनवा लीजिए, उसमें से 10-20 हजार कटमनी टीएमसी वाला रख लेगा। मनरेगा का पैसा आना है, आपको दिन के दिहाड़ी के 500 रुपए मिलने हैं, वो कहेगा ला भाई 200 मुझे दे, 300 तू रख ले। कोई भी सरकारी स्कीम होगी, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, लाओ भाई 1,000 रुपए, आपको पानी का कनेक्शन रखना है, लाओ भाई 500 रुपए। और वो कटमनी से जो पैसा इकट्ठा होता था भैया, वो चेन में पूरा ऊपर तक जाता है। अगर जहांगीर खान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें आधा या 50%, 60% जितना भी है वो निश्चित तौर पर ऊपर जाता होगा। ऊपर कहां तक जाता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डायमंड हार्बर मॉडल कौन चला रहा था? फिर वो पैसा इन एनबीएफसीज में जाता था और वहां से वो घूमता था। और कटमनी की हालत तो ये है कि भैया हम यहां बैठकर बोल रहे हैं कटमनी है, लोग कहेंगे आप तो झूठ बोल रहे हैं, लोग तो भोपू लगा के घूम रहे हैं कि भैया मैंने जिससे जितना जितना पैसा लिया है आओ और मुझसे वापस लेके चले जाओ, कह रहे हैं ना लोग। तो वो कटमनी का जो पैसा है वो भी इन एनबीएफसीज में जा रहा था, या इन तरह के संस्थानों में, इन तरह की कंपनीज के अंदर जा रहा था। उसके बाद सिंडिकेट, और सिंडिकेट का सबसे ज्यादा पैसा जो जनरेट होता था वो होता था रियल एस्टेट से। अभी एक इंसिडेंट सुन रहा था चुनाव के दौरान ही कि अगर आपको घर बनाना है तो सीमेंट का कट्टा किस कंपनी का होगा, सीमेंट का जो बैग आता है किस कंपनी का होगा, किस रेट पे होगा, ये वहां का टीएमसी का लोकल नेता तय करता था, और उसी से आप अपना घर बना सकते थे। एक अमेरिका में कोई सज्जन रहते थे, उनके माँ बाप क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, तो वो चाह रहे थे कि हमारे घर के अंदर लिफ्ट लग जाए, ताकि माँ बाप, क्योंकि बुजुर्ग हैं, ऊपर चढ़ने उतरने में आसानी रहेगी। जब उन्होंने ये सोचा कि लिफ्ट लगाई जाए तो 10 लाख रुपए मांगे गए वहां के लोकल टीएमसी के आदमी से कि तब तुम अपने घर में लिफ्ट लगा पाओगे, और लिफ्ट कौन सी लगानी है ये हम बताएंगे, और कहां से खरीदनी है वो हम बताएंगे।
आपको घर का नक्शा कैसा बनाना है, सरिया कैसा लेना है, सीमेंट क्या लेना है, रेत कहां से लेना है, सब कुछ वो सिंडिकेट तय करता था। जमीन आपने खरीदी है तो कटमनी, जमीन आपने बेची है तो कटमनी। अब मैं पश्चिम बंगाल से कुछ लोगों से बात होती है तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी बहुत लोगों की नजर थी। खैर अब सत्ता बदल गई है तो चीजें अब शायद वो सहज नहीं रहेंगी उनके लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सिंडिकेट से जो पैसा जनरेट होता था, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, सिंडिकेट है, कटमनी है, सबसे जो पैसा आता था वो जाकर इन सब चीजों में लगता था। और उनको ये लगता था, मान लीजिए आज सत्ता नहीं है, मान लो आज सत्ता है कल नहीं है, तो भैया ठीक है, कम से कम ब्याज का पैसा तो आता ही रहेगा, घर चलता रहेगा। अब वो ब्याज का पैसा सत्ता जाने के बाद भी आपके पास नहीं आ पाएगा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। भैया कांग्रेस भी तो टीएमसी को इसलिए लेना चाह रही है क्योंकि उसके खाते में पैसा पड़ा है, क्योंकि उसके कई सारे दफ्तर हैं, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कांग्रेस जो टीएमसी को, एनसीपी को, शिवसेना को अपने विलय करने की बात कर रही है, वो इस शर्त पर कर रही है राहुल गांधी कि आपको अपने सारे संसाधन लेकर आने पड़ेंगे। और भैया अगर ये सारे संसाधन ले जाकर वहां पर उनके चरणों में रख देंगे तो भैया इन्होंने जो पूरी जिंदगी राजनीति की है, 40 साल 50 साल, हजारों करोड़ रुपए, किसी ने लाखों भी कमाए होंगे, लाखों करोड़ कह रहा हूं, लाखों नहीं कह रहा हूं, तो ऐसे कैसे ले जाकर वहां पर रख देंगे। इसलिए बात ज्यादातर अभी जहां अटकी है वो इन्हीं मुद्दों पर अटकी है। लेकिन क्या उससे पहले ही अभी आरबीआई का हंटर चला है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, नंगी परेड हो रही है, ईडी है, सीबीआई है, सब लगे हैं। और जो ये कंपनीज पकड़ी गई है ना, ज्यादातर कोलकाता और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर रजिस्टर्ड है, वहां से सब कुछ चल रहा था। और भारत में सबसे ज्यादा एनबीएफसी अगर कहीं काम करती है तो जहां तक मेरी जानकारी है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जो ये वाला बेल्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा एनबीएफसी हैं। पिछड़ा इलाका है, बैंकिंग सुविधाएं उतनी सहजता से उपलब्ध नहीं है, बैंक उस तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं, तो साहब अपना ये कंपनीज पहुंचती हैं और ये ले जाकर सारा का सारा इन्वेस्ट करती हैं। आईपेक सुना था ना कि कोल स्कैम का जितना पैसा था वो आईपेक के माध्यम से घूम रहा था। तो ये इस तरह की जो कंपनीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग है भाई। हवाला तो ये हो गया कि आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है ये उसका पूरा प्रोसेस है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें से बहुत पैसा, अब ये एलिगेशन है, कितना सही कितना गलत ये एजेंसीज को करना है, उनको सिक्योर करना है, उनको इसकी जांच करना ही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का प्लान है उसमें जनरेट किया जा रहा था। जमात तक बहुत पैसा पहुंच रहा था, क्योंकि जमात के लोगों का जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन था समाज के अंदर, टीएमसी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर। बांग्लादेश में आज हड़बड़ाहट क्यों है, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि सिर्फ सत्ता नहीं, संसाधन भी जा रहे हैं, और ऊपर से एज अ बैगेज वो बांग्लादेशी भी आ रहे हैं जो हर दिन 10-15 हजार इधर क्रॉस हो जाते हैं। लाखों में संख्या बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल छोड़कर ऑलरेडी बांग्लादेशी जा चुके हैं। तो इसीलिए बड़ी दिक्कत परेशानी है। मार्को रूबियो आया, उसने बड़ी गलती करी, आया वो जान बचाने के लिए था, आया वो हेल्प करने के लिए था, लेकिन उसने मामला और खराब कर दिया। और अब तो स्थिति यह है कि काकोली घोष दस्तीदार एमपी हैं, जो पूरा रिबेलियन चल रहा है उसकी मुख्य सूत्रधार हैं। कभी ममता बनर्जी खास मानी जाती थी, चीफ विप थी। उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमद हसन इमरान एक पूर्व राज्यसभा एमपी है, 2014 से 2020 के बीच में टीएमसी से राज्यसभा रहा था। उसके कनेक्शन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। ये जो इमरान है ये कभी सिमी का जो बंगाल चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ था, शायद फाउंडिंग मेंबर था या जो भी था, लेकिन सिमी का जो बंगाल चैप्टर था उससे जुड़ा रहा है। और सिमी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर।
और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसके संबंध, और कहा यहां तक जा रहा है कि जो पैसा स्ट्रीट फंड से इस तरीके से जो जनरेट होता था उसका कुछ हिस्सा भी कहीं जमात तक जाता था। साथ ही इसका कनेक्शन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इससे भी बताया जा रहा है। बाकायदा सेमिनार ये ऑर्गेनाइज करता था। 2001 में सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर यह कहा जाता था कि इस्लाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसकी सत्ता स्थापित करनी है। और 1977 से लगातार इसके कनेक्शन पश्चिम बांग्लादेश से जुड़े हैं, जमात से जुड़े हैं, बाकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। और 2014 में कोई ब्लास्ट हुआ था, उससे भी कहीं नाम जुड़ा था। वो उसको वेरीफाई कर पाए नहीं कर पाए। देखिए बहुत चीजें होती हैं, उस समय सत्ता भी कुछ उस तरीके से थी, पश्चिम बंगाल में कुछ उस तरीके से थी कि शायद बच गए लोग। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ था 2014 के आसपास, उसमें भी नाम कहीं ना कहीं इस इमरान का आया था। तो अगर ऐसे लोग, ममता बनर्जी सपोर्ट करती थी, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा था जिनका इस तरह का इतिहास है, तो आप समझिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल को चलाया जा रहा था। और आज फर्क यह है कि उन्हीं टीएमसी वालों के ऊपर अंडे मारे जा रहे हैं। आज फर्क यह है कि भैया वो जहांगीर खान लगातार उसकी नंगाई परेड हो रही है। और अब लोग पूछते थे कि भैया बंगाल में ऐसा खास क्या है जो सेंटर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इतने डेस्परेट है पश्चिम बंगाल के लिए। अब पश्चिम बंगाल से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से वहां से असला, गोला बारूद, स्मगलिंग का सामान, पैसा, प्रोस्टिट्यूशन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पूरा सिंडिकेट जो चल रहा था। भैया अलग अलग छोटे छोटे इंसिडेंट को सबको जोड़ें और सबको एक जगह इकट्ठा कर दें, तो शायद इतना हथियार अब तक बरामद हो गया होगा कि एज अ राष्ट्र देश के खिलाफ शायद युद्ध छेड़ने के लिए काफी हो। इतना शायद नक्सलियों के पास नहीं होगा जितना पश्चिम बंगाल से निकल रहा है। स्कूल में से, घर में से, सुरंग में से, तालाब में से, मतलब होता है ना कि जमीन और आसमान एक कर दिया। कहीं ढूंढ लो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप कहीं भी पत्थर उठाओ और कहीं डालो, वो किसी अवैध चीज के ऊपर ही जाकर गिरेगा। ये स्थिति आज पश्चिम बंगाल के अंदर है। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल को इतना डेस्परेटली जीतना चाहा जा रहा था सेंटर के द्वारा। अभी इमरान साहब का शायद कोई कनेक्शन सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी जोड़ा जा रहा है, वो पुष्टि नहीं हुई है, तो मैं उस तरीके से बोलता नहीं हूं। लेकिन जो भी चीजें हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके से सरकार चला रही थी, उनको यह स्पष्ट लग रहा था कि भैया जिस तरह का डर, भय मैंने स्थापित किया है, इसके बरक्स जाकर कोई भी मुझे नहीं हटा सकता। और इस बार अगर सत्ता आती तो यह तय था कि ममता बनर्जी के बाद कोई अगर उनका उत्तराधिकारी था तो वो अभिषेक बनर्जी था। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी सरकार चलाता था रहते हुए, नंबर 2, वो और निरंकुश होता, बंगाल में स्थिति और खराब होती। और कहा ही जा रहा था कि ये शायद आखिरी टर्म होता। इतनी स्थिति खराब थी कि बांग्लादेश में विलय करने का पूरा पूरा प्रयास था, या कम से कम उस तरह की एक पटकथा, उस तरह की एक भूमिका तैयार की जा रही थी। अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट लग सकता है, लेकिन कम से कम उसी दिशा में जा रही थी। खैर, इन चीजों पे और जो डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।